सो वेलकम बैक यू अगेन ऑन माय चैनल मास्टर जी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट टू के अंदर आज जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे। अगर मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने वो वीडियो वॉच कर ली होगी, तो वीडियो वॉच करने के बाद आज हमारा जो सेकंड पार्ट है हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो हमारे साइंस के तीनों पार्ट ही रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। देखिए अलग अलग सेक्शन हम लास्ट में करेंगे, पहले मिक्सअप सारे सेक्शन करेंगे ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें आपके पास आ जाए। जब रिपीट होगा तो आप उस चीज का जवाब दे पाओगे। अगर आपने एक एक चीज को अच्छे से नोट कर लिया है, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लिया। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था जो मेन मोटिव है वो है आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है। अगर स्टेटमेंट अगर आपने अच्छे से पढ़ ली है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बिकॉज स्टेटमेंट ही आपको आंसर दे देगी। अगर आप 30-40% भी अगर अपने आप को प्रिपेयर करके लेके गए हो तो आराम से आप 80% मार्क्स ले जाओगे। डबल कर जाता है हर कोई बच्चा उस चीज को जब वो स्टेटमेंट को अच्छे से समझता है। तो स्टेटमेंट जो भी आए आपके सामने, स्टेटमेंट का मेन पर्पज क्या रहता है कि आप उसका मीनिंग क्या निकालते हो, उस डाउट्स को आप कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करते हो, टैकल करते हो, उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं आपके सारे मार्क्स। सम टाइम बच्चा क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं कर पाता, सम टाइम वो कुछ और ही मीनिंग निकाल देता है, तो वो सारी प्रॉब्लम जो रहेगी वो आपको रहेगी हमेशा। पर उसको ओवरकम करने के लिए या उससे आपको मतलब सॉल्यूशन पाने के लिए आपको स्टेटमेंट बार बार पढ़नी है। कोई भी पेपर करिए, कोई भी क्वेश्चन करिए, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लिया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम मास्टर जी क्लासेस पे। नेक्स्ट पार्ट टू के अंदर जो क्वेश्चंस है हम अपना डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करने से पहले मैं यही बात कहना चाहूंगा, आराम से अच्छे से इस वीडियो को वॉच करना है और वॉच करते हुए इसको लाइक शेयर जरूर करना है। जहां इस वीडियो की नीड है उसको जरूर शेयर करें, और ताकि वो भी देख सके कि हमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस 2026 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं वो किस तरीके से हमें प्रिपेयर करने हैं। देखिए मेन प्रॉब्लम वही है जो मैं बार बार आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि आप स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ते। अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो एक एक चीज आपके सामने समझ में आ जाएगी। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर इलेक्ट्रिक बल्ब फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन। सेकंड, व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट दैट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज इन अ सर्किट इज 5 एम्पियर। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन हमें किसके बारे में कह रहा है? इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में कह रहा है। यहाँ पे उसके अंदर जो गैस भरी जाती है, ठीक है, वो नाइट्रोजन या आर्गन क्यों रखी जाती है? देखिए हम जानते हैं जो बल्ब के अंदर फिलामेंट प्रेजेंट होता है, जो फिलामेंट प्रेजेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन मेटल का, टंगस्टन का। और टंगस्टन का सिंबल क्या है? डब्ल्यू। तो ये टंगस्टन है, ठीक है, इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए हम उसके बल्ब के अंदर क्या फिल करते हैं? दो गैसेस फिल करते हैं, दैट इज नाइट्रोजन एंड आर्गन। देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन और आर्गन फिल की जाती है, पर ये कहीं ना कहीं कोई और क्वेश्चन भी बन जाता है और किसी का आंसर भी बन जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से अगर आप पढ़ते हो तो वो कोई ना कोई आंसर आपको दे जाएगा। अगर वो क्वेश्चन ये पूछ ले विच गैस इज फिल्ड, तो आंसर क्या आएगा? नाइट्रोजन एंड आर्गन, दो गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन जो है उसका सिंबल एन होता है और आर्गन का सिंबल जो होता है AR है। ये एक प्रकार के जो आर्गन है ये क्या है? एक नोबल गैस है। क्या है बेटा? ये नोबल गैस है। इसे इनर्ट गैस भी कहा जाता है। ये प्लीज याद रखना, इनर्ट गैस कहा जाता है। इसका जो एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का वो 7 होता है और आर्गन का जो है वो 18 होता है। ये चीजें भी ध्यान होनी चाहिए आपको। आजकल एक ही बात हो रही है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और एप्लीकेशन में अगर हम देखें इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे घर में यूज होता है, तो इस क्वेश्चन के बनने के चांसेस पूरे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं जो बेसिकली आप डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हो, देखते हो, तो वो चीजों का ध्यान आपने रखना है, उसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट, जो इसका सेकंड पार्ट हमें कह रहा है। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, यहाँ पे सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट हमें कहता है what is meant by the statement that rating of a fuse in circuit is 5 एम्पियर। अगर फ्यूज के ऊपर 5 एम्पियर मेंशन है तो ये क्या चीज आपको दर्शाता है, क्या चीज आपको बताता है, तो उसके बारे में आपने बताना है। देखिए मैक्सिमम करंट कोई भी है, मैक्सिमम करंट दैट शुड बी फ्लो इन द सर्किट इज 5 एम्पियर। मैक्सिमम करंट कितना अलाउ कर रहा है? 5 एम्पियर ही दौड़ेगा। अगर 5 एम्पियर से ज्यादा हो जाता है तो फ्यूज क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा जी, ब्लोन ऑफ, फ्यूज उड़ जाएगा। तो यही चीज का आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन बिल्कुल साफ कह रहा है कि अगर किसी सर्किट में एक फ्यूज लगा रखा है आपने और उसके ऊपर जो रेटिंग है वो 5 एम्पियर की है, तो उसका मतलब क्या है? उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जरा वो बताइए।
5 एम्पियर अलाउ करेगा, 5 एम्पियर से ज्यादा अगर हो जाता है तो फ्यूज ब्लोन ऑफ हो जाएगा, यानी उड़ जाएगा। फ्यूज के अंदर जो कॉपर वायर लगी होती है वो मेल्ट हो जाएगी और आपके घर के जो सर्किट है उसको सेव कर लिया जाता है। तो फ्यूज हमें एक प्रकार की सेफ्टी प्रोवाइड करता है, हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट जो रन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर उनको प्रोटेक्ट करता है। तो फ्यूज हर एक घर में होना जरूरी है। और वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा घर के बाहर जो आपका एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स के अंदर दो फ्यूज, बड़े बड़े फ्यूज लगे होंगे। उन्हीं फ्यूज का आपने ध्यान रखना कि वो फ्यूज प्रॉपरली फिटेड हो, टाइट हो। अगर वो लूज है तो भी शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हैं। तो ये क्वेश्चन आपके बेसिकली एप्लीकेशन बेस है और एप्लीकेशन बेस से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो ये एप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए। घर में बेसिकली ये नॉर्मली यूज होते हैं, टीचर पढ़ाता तो जरूर है पर उनके एप्लीकेशंस नहीं बताता कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं। फ्यूज क्रीम कलर के लगे होते हैं, घर के बाहर जरूर जाके देखे, बॉक्स ओपन करके देखे, उस बॉक्स के अंदर आपके फ्यूज लगे हुए हैं। आपके लिए वो आपके इलेक्ट्रिक गैजेट्स को बचाने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? वाओ, बड़ा इजी सा बायोलॉजी का क्वेश्चन आया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हार्मोन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्मोन पे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो प्लांट हार्मोन हो चाहे एनिमल हार्मोन हो, एक क्वेश्चन तो श्योरली आता है। पर यहाँ पे हमें पूरे के पूरे प्लांट हार्मोन दे दिए हैं। गिव द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। तो सारे ही दे दिए हैं, तो हम नाम से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला ऑक्सिन। ऑक्सिन कहां प्रेजेंट होता है? ऑक्सिन रूट टिप पे या शूट टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है? प्रमोट सेल एलोंगेशन, सेल के डिवीजन में, सेल को मल्टीप्लाई करने में, सेल की ग्रोथ करने में मदद करता है। रूट फॉर्मेशन में मदद करता है, ऑब्वियस सी बात है, टिप पे प्रेजेंट है तो रूट फॉर्मेशन में मदद करेगा। सेल डिवीजन में मदद करता है, ऑलरेडी आई सेड कि सेल को डिवाइड करता है, क्योंकि सेल जब डिवाइड करती है तो आगे मल्टीप्लाई करती है, मल्टीपल ग्रोथ होती है, तो जाके प्लांट के अंदर भी ग्रोथ होती है। प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी मेंशन नहीं करता, ये चीजें याद रखनी है। चारों फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्या करता है? सेल एलोंगेशन, रूट फॉर्मेशन, सेल डिवीजन, प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। तो ये चार फंक्शन आपको याद होने चाहिए। ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन क्या करता है? स्टिमुलेट द सेल एलोंगेशन, सेल को की ग्रोथ में मदद करता है। सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग के अंदर मदद करता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो बात अगर हम कर रहे हैं, सॉरी वापिस आते हैं जरा। ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे जिब्रेलिन की, तो जिब्रेलिन जो है ये राइस प्लांट के अंदर डिस्कवर हुआ था। ठीक है, किसमें हुआ था? राइस प्लांट के अंदर डिस्कवर हुआ था। तो ये जरा ध्यान रखना कि ये क्या क्या करता है। सेल एलोंगेशन है, सीड जर्मिनेशन है एंड फ्लावरिंग के अंदर, तो ये हेल्प करता है। तो ये तीन फंक्शन आपको आने चाहिए। ऑक्सिन का फंक्शन, देन उसके बाद जिब्रेलिन का। इनको याद कैसे किया जाए सर? शॉर्ट ट्रिक बता दो ना। शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं जी। सेल एलोंगेशन, रूट फॉर्मेशन, सेल डिवीजन एंड फ्रूट ग्रोथ। तो ये बन गया जी आपका ऑक्सिन, सीआरडीएफ। सी बोले तो सेल एलोंगेशन, आर बोले तो रूट फॉर्मेशन, डी बोले तो सेल डिवीजन, एफ बोले तो फ्रूट फॉर्मेशन। सेम इसी प्रकार हम इसका जिब्रेलिन का बना लेते हैं। सेल एलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। तो ये बन गया सीएसएफ। ठीक है, तो सीएसएफ, ठीक है, कंबाइंड सर्विस होती है, फोर्स होती है, सर्विस फोर्स, तो वो हमारे डिफेंस में होती है। तो सीएसएफ आप वहां से याद कर सकते हो, सीआरडीएफ, सीएसएफ। तो ये आपका एक ट्रिक हो गया। तो हमारे जो वीडियो है इसका सिर्फ एक ही मकसद नहीं है कि आपको पढ़ाना, साथ में आपको ट्रिक्स भी देने हैं। तो इसका ये भी फोकस है कि आप ट्रिक को अच्छे से याद करें। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चार फंक्शन आपको, सेल एलोंगेशन, रूट फॉर्मेशन, सेल डिवीजन एंड फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट ग्रोथ। नेक्स्ट है सेल एलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। फ्लावरिंग को एफ को आप छोटा ले सकते हो, तो फॉर्मेशन में याद रहेगा। कैपिटल एफ फ्रूट ग्रोथ के लिए ले रहे हो, स्मॉल एफ जो है आप वो फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, सॉरी फ्लावरिंग के लिए ले रहे हो, स्मॉल एफ। तो ये आपको याद होने चाहिए। दो फंक्शन ये हो गए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तीसरा हमसे क्या पूछा? साइटोकाइनिन। अगर हम साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो साइटोकाइनिन करता क्या? हेल्प इन ब्रेकिंग सीड एंड बर्ड्स डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब है इनएक्टिव स्टेट, यानी कोई भी सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, उसकी जो डोरमेंसी वो ब्रेक नहीं हो रही है। यानी जैसे आपने आड़ू देखा होगा, तो पीच के अंदर या आड़ू के अंदर आपने देखा है कि जो सेल है बड़ी हार्ड होती है। अगर आप मिट्टी में भी दबा दो प्लांट की ग्रोथ नहीं होती और वो उगता ही नहीं है बीज। तो उसको ब्रेक करने के लिए, यानी उसको सीड जर्मिनेट हो सके, बर्ड्स की ग्रोथ हो सके, समटाइम बर्ड तो आती है, वह सूख के गिर जाती है। बट होती क्या? अगर आपने प्लांट देखा है, अगर आप लोगों ने प्लांट देखा है, तो प्लांट के अंदर आपने एक चीज देखी होगी, ये स्टेम है,
ये स्टेम है, इस स्टेम पे आपने हल्का सा ग्रीन एक छोटी सी ऐसे बर्ड आती है और यही बर्ड आगे ग्रो करती है और इसके ऊपर लीव्स आ जाती हैं और इसके ऊपर फ्लावर या फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो बर्ड थी ये ड्राई होके डिटैच होके नीचे गिर जाती है और अल्टीमेटली प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, साइटोकाइनिन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, साइटोकाइनिन का। डिले एजिंग इन लीव्स, पत्तों को मरने नहीं देता, उनकी एज को बढ़ा देता है। तो ज्यादा ज्यादा पत्ते होंगे, ज्यादा ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, ज्यादा ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, ज्यादा ज्यादा फ्लावरिंग आएगी, फ्लावरिंग होगी तो फ्रूट्स फॉर्मेशन ज्यादा होगी। यानी जो लोग बाग बगीचे का काम करते हैं, जिनका काम है सप्लाई ऑफ फ्रूट, तो वो इन चीजों का यूज करते हैं जी सबसे ज्यादा। अब ये नहीं है कि सर ये तो सिर्फ पढ़ने के लिए, ये एप्लीकेशन बेस है। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, अगेन वही चीज आ गई, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर हम बात करें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की, तो ओपन और क्लोज ऑफ स्टोमेटा होगा तो ये तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, फोटोसिंथेसिस हो पाएगी तभी तो फ्रूट बन पाएंगे, और फ्रूट के अंदर फूड है जो रिजर्व हो पाएगा, और फ्रूट ज्यादा होगा तो बिजनेस भी अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। अगर अब इसका ऐसे भी आ जाता है, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, एबीए, एब्सिसिक एसिड, याद रख लेना जी, एबीए, एब्सिसिक एसिड। अगर हम बात करें एब्सिसिक एसिड की, तो प्रमोट फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट। ठीक है जी, तो प्रमोट करता है कि ताकि पत्ते जड़ जाए, फ्रूट जड़ जाए, तो उसके लिए आप एब्सिसिक एसिड का यूज करते हैं। एक प्रकार का डीमोटर है, डी प्रमोटर है, तो डी प्रमोट करता है, यानी ग्रोथ होने नहीं देता। ठीक है, ग्रोथ होने नहीं देता, एंटी ग्रोथ है। एंटी ग्रोथ जो हार्मोन है उसका नाम क्या है, एब्सिसिक एसिड, याद रख लेना। एंटी ग्रोथ यानी ग्रोथ को जो होने नहीं देता, वो एक ही है, उस पर टिक मारना आपने एब्सिसिक एसिड के ऊपर। नाउ है इथाइलिन। इथाइलिन की अगर हम बात करें तो इथाइलिन करता क्या है, प्रमोट राइपनिंग ऑफ फ्रूट। फ्रूट आ गए हैं सर, मेरे घर पे पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ पे अगर मैं देखूं तो वहां पे फ्रूट जो है मैच्योर नहीं हो पाता, तो उसको प्रमोट करने के लिए, उसको राइपन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इथाइलिन। तो इथाइलिन कर क्या रहा है, इथाइलिन आपके फ्रूट को मैच्योर होने में यानी राइपन होने में, पकाने में, ठीक है, मदद करता है। तो इथाइलिन का स्प्रे या इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि जो फ्रूट है वो ग्रो कर सके, वो फ्रूट ग्रो कर सके। तो दीज आर द टू क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किए। तो यहाँ पे हमने जो पहली बात की कि जो टंजस्टन है उसके अंदर यानी बल्ब के अंदर जो खाली पार्ट है, बल्ब सबने देखा होगा, उसके अंदर कौन सी गैस फिल की जाती है, नाइट्रोजन है, आर्गन। ठीक है, 5 एम्पियर की बात की, अगर 5 एम्पियर से ज्यादा बढ़ जाएगा तो फ्यूज ब्लोन ऑफ। नेक्स्ट हमने बात की व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स। अगर हम बात करें सबसे पहले ऑक्सिन, जिब्रेलिन, तो ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई, सी आर डी एफ, देन सी एस एफ। तो उसके बाद अगर हम इसकी बनाए ट्रिक साइटोकाइनिन की, अगर हम ट्रिक बनाए साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन की ट्रिक क्या बनाएंगे, डोरमेंसी, देन उसके बाद एजिंग, देन उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है जी, देन उसके बाद अगर हम एब्सिसिक एसिड की बनाए तो उसके बाद तो इसका तो अकेला ही फंक्शन है, प्रमोट, डी प्रमोट। ठीक है, तो ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता, और यहां पे राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो ये वर्ड्स आप भी अपना सीधे सीधे याद कर सकते हो। नाउ अगर हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है जरा उसके बारे में बात करेंगे। गलती होती है सर जी इथेनोइक एसिड कैसे बनाए। देखिए, मीथेन बना लेते हैं, CH4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहली बात है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो होता है वो किस पे डिपेंड है। अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं नहीं, ओके, ताकि आपको नजर आए। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, किसकी बात कर रहे हैं हम, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो किस पे बेस होता है, सबसे पहली बात तो ये है, वो बेस होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। आउटरमोस्ट कहने का मतलब आप सब पढ़ के आए हो, KLMN, कल्याणम सबने किया ना, कल्याणम, कल्याणम सबने किया। तो कल्याणम में आउटरमोस्ट सेल L भी हो सकती है, K भी हो सकती है, M भी हो सकती है, N भी हो सकती है। तो इसमें आपने कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए। लाइक अगर हम मीथेन की बात करते हैं, CH4, सबसे पहले तो देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपने उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिख लेना है।
तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखते हैं जी, ट्रिक सिखाता हूं आपको। तो ये मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिख दिया जी, एच 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 एच, कार्बन टेट्रावेलेंट कंपाउंड, आई नो दैट, ये मेरी नॉलेज है, तो इसमें मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसका मेंशन कर दिया। मैं जानता हूं एक चीज मुझे सिखाई गई है, एक लाइन है तो दो डॉट आएंगी, डबल लाइन है यानी डबल बॉन्ड है तो 4 डॉट आएंगी, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 6 डॉट आ जाएंगी। तो इस प्रकार आपको अगर याद है तो इसको यूज करते हैं। कार्बन सेंटर में आ गया है, सिंगल यहां पे पहले इसको पिक करते हैं, तो ये आ गया जी हाइड्रोजन, यहां पे भी कितना आ गया हाइड्रोजन, और यहां भी कितना आ गया हाइड्रोजन, और यहां भी कितना हाइड्रोजन। उसके बाद हाईलाइट करना, ये डुप्लेट बना दिया, इसने भी डुप्लेट बना लिया, इसने भी डुप्लेट बना लिया, इसने भी डुप्लेट बना लिया। तो अगर आप देखोगे यहां पे ये डुप्लेट बन गए हैं। अब यहां पे अगर हम डोटेड 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 लेके चलूं तो ये 8 इलेक्ट्रॉन यहां पे कार्बन ने कंप्लीट कर लिया, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। क्या पूरा कर लिया इसने? ऑक्टेट। और हाइड्रोजन ने क्या पूरा किया है? डुप्लेट। डुप्लेट बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन और हीलियम दो केस ऐसे हैं, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, ये दो केस ऐसे हैं जहां पे ये क्या पूरा कंप्लीट करते हैं? डुप्लेट पूरा करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है। उसी प्रकार कार्बन की बात करें तो इसने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो ये शेयरिंग से पूरा करेगा, तो ये चीज को इसने कंप्लीट कर लेना है। नाउ बेसिक्स, अगले क्वेश्चन पे जो हमारा क्वेश्चन है उस पे आते हैं जरा। अगर हम उस क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन पे अगर मैं आता हूं यहाँ पे, तो अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो सबसे पहला दे रखा है इथेनोइक एसिड। क्या दे रखा है? इथेनोइक एसिड। आपने भी ट्राई करना, पहले मैं एक ट्राई करके देता हूं आपको, फिर आप लोग ट्राई करना। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो केमिकल फॉर्मूला क्या है? CH3 CH2 COOH, है ना? यही है ना? CH3 CH2 COH, यही है ना? गलत। ये सबसे ब्लंडर मिस्टेक हर बच्चा करता है। देखिए यहां पे जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा कि मुझे यहां ज्ञान बांटना है। यहां पे आपकी कमियां जो हैं, गलतियां जो करते हो और बाद में आके पछताते हो पेपर से बाहर आने के बाद, वो चीज को कम करना है हमने। और उसको कम करने का एक ही तरीका है कि आप सबने इस चीज का ध्यान देना। देखिए कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, ये तो प्रोपेनोइक बन गया है। क्या बन गया है? प्रोपेनोइक। तो अगर ये प्रोपेनोइक बन गया है, आप अगर इस चीज को देखोगे, ये तो प्रोपेनोइक बन गया है, ठीक है। जस्ट मिनट, हम आगे आ गए हैं, ओके वापस। तो अगर ये प्रोपेनोइक बन गया है, तो प्रोपेनोइक तो आपसे पूछा ही नहीं गया है, तो बच्चा वहां गलती करके आ गया, बाहर आके पछता रहा है जी, नहीं जी सर जी गलत हो गया। क्या गलत हो गया? इथ पूछा, इथ बोले तो दो कार्बन बोले तो CH3COOH, ये बना जी इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड में अब इसका हमने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना। कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट। तो कार्बन टेट्रावेलेंट है, तो चेन, ये पहले इस कार्बन को पकड़ेंगे, ये आ गया, ये आ गया, फिर दूसरा कार्बन पकड़ेंगे हम, ये कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो उसके बाद हमने यहां पे क्या लगाया? डबल बॉन्ड O, और ये O और इसके साथ H जुड़ गया। अब अगर इसकी वैलेंसी देखोगे, इसकी 4 कंप्लीट है, इसको छोड़ दो, यहां 4 कंप्लीट है, अब इसको छोड़ दो, इसकी 4 कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है बिल्कुल। उधर इन दोनों को अगर मैं मिक्सअप कर दूं तो देखिए 2 3 4, देन इसके बाद इसका डुप्लेट पूरा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब हमने इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनने के बाद उसके बाद लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वही बात चलेगी जो हमने ट्रिक बनाई थी। डॉट, डबल बॉन्ड के लिए 4 डॉट, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमारे पास कितनी डॉट आ गई? 6 डॉट। अब अगर हम इसको पिक करते हैं और इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो ये देखिए मेरे पास H H H कार्बन बन गया जी इतना। उसके बाद यहां पे डबल बॉन्ड है, तो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के 8 पूरे कर दिए हमने। यहां पे ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के यहां पे 8 पूरे हो गए। अब देखिए ये बन गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, एक एक को अलग अलग कलर से हाईलाइट करते हैं जरा। ये हाइड्रोजन है जी, बिल्कुल है जी, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट है जी, डन है जी। ये भी हाइड्रोजन का, यहां भी हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होगा, ओके जी। उसके बाद हम कार्बन को शो करते हैं। कार्बन को हम ग्रे कलर से ले लेते हैं। अगर मैं कार्बन को शो करता हूं, ये कार्बन के 8 पूरे हुए कि नहीं हुए? यस सर, बिल्कुल हो गए, बिल्कुल सही है जी। उसके बाद इस कार्बन के देखते हैं, इस कार्बन के भी 8 पूरे हुए कि नहीं हुए? अरे वाह, इसके भी 8 पूरे हो गए, ठीक है।
अब ऑक्सीजन को पिक करते हैं। ऑक्सीजन को अगर पिक करते हैं हम यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन आ गई, लाइफ है हमारी ऑक्सीजन, ये आ गई जी 8 पूरे, बिल्कुल है जी। यहाँ पे इस ऑक्सीजन को देखें तो इसके भी 8 पूरे हुए, यस। तो ये बन गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमारा किसका, इथेनोइक एसिड का। तो अच्छे से इसको नोट कर लो, बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है हम किस प्रकार शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। पर उसके लिए आपको बेटा मेन है कि आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला ये आना चाहिए। अगर ये आ गया बड़ा इजीली बना पाओगे, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज ही रहता है, फ्यूज ही उड़ जाता है। कंफ्यूज क्या, उसका तो फ्यूज ही उड़ा होता है भाई। फ्यूज क्या उड़ा होता है, बनाने की कोशिश करता है, सारे कंसेप्ट लगा देता है जो टीचर ने सिखाए हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी, ये वो फंडे। ना जी, आपने 8 पूरे करने, 8 किसके पूरे करने, कार्बन के और ऑक्सीजन के। और डुप्लेट कौन बनाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन और हीलियम बनाता है। बस इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है, और अगर ध्यान रख ली तो ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल अच्छे से डन हो जाएगी। तो फटाफट आपने सेकंड वन ट्राई करना, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन बनाइए, कौन सा फंक्शन ग्रुप है यहाँ पे, कीटोन है, बिल्कुल सही जी। कौन सा फंक्शन ग्रुप है यहाँ पे, कीटोन है। तो कीटोन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, 2 आर्म्स खाली होती है, ठीक है। तो ये हमारी मुंडी है और ये हमारा ओ हो गया, ये सी हो गया और ये 2 बाजुएं हमारी हो गई। तो शाहरुख खान नहीं बनना भाई, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना प्रोपेनोन का। तो प्रोपेनोन बनाना है, तो प्रोपेनोन का मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूं, ठीक है। CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3, नो, ये मैंने प्रोपेनोन बना दिया। लो जी, आप लोगों के लिए प्रोपेनोन बना दिया। अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, बड़ा इजी है। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3। इस कार्बन के साथ 3, ये तो ऐसा ही आएगा। बीच में क्या है, डबल बॉन्ड O है, तो वहां भी 8 पूरे करने, जरा 8 इसके पूरे करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट उस पे। तो मैं इसको इरेज कर दूं, चलो इसको कर देते हैं इरेज। थोड़ी बड़ी इरेजर लेनी पड़ेगी भाई। लो जी, इरेजर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, नीट एंड क्लीन। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। चलो, अगर हम बात करें प्रोपेनोन की, CH3, सी डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है जी, प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन की अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, 1, 2। अब ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाया हमने इसका, सी डबल बॉन्ड O, देन CH, ये बन गया प्रोपेनोन। अब प्रोपेनोन का हमने क्या बनाना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो एक डंडी है तो कितनी डॉट आई, 2, वेरी गुड। इधर भी कितनी आई, 2। इधर भी कितनी आई, 2। और इधर भी कितनी आई, 2। और इधर भी कितनी आई, 2। इधर कितनी आई, 2। इधर कितनी आई, सॉरी, ओके, इधर कितनी आई, 2। ये दो 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 करनी है भाई, हो गए 2, ठीक है। सिंगल सिंगल जहां थे हमने 2 2 लगा, डबल कहां, ये रहा, ये डबल है। तो डबल की जगह पे कितनी डॉट आ जाएगी, 4 डॉट। और ऑक्सीजन के कितने पूरे करने, 8, 4 डॉट और लगा दो, हो गए 8। अब इनका क्या बनाना है हमने, हम इनके अब फिर से वह सिलेक्ट करेंगे, ये हो गया डुप्लेट पूरा इसका, सॉरी, डिजाइन बढ़िया होना चाहिए भाई। ओके, ये हो गया इसका डुप्लेट पूरा, ये हो गया बेटा इसका डुप्लेट पूरा, ये हो गया इसका डुप्लेट पूरा, ये हुआ जी इसका डुप्लेट पूरा, और ये हुआ जी इसका डुप्लेट। लो जी, ये तो हो गया हमारे पास। अब हमने बनाना है कार्बन के, कार्बन का 8, देखो ये 8 पूरे हुए कि नहीं हुए। बड़ा इजी है, अगर आपने ये काम कर दिए ना, ये बड़ा 100% आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, गलत होने का चांस ही नहीं है। 100% बिल्कुल सही जाएगा, गलत होने का 1% भी चांस नहीं है। 100% आपका बिल्कुल ओके होगा। तो यहां पे देखो इसके 8 पूरे हुए। अब इसके देखते हैं दूसरे वाले कार्बन जो बीच में प्रेजेंट है, 8 देखो पूरे हो गए। अब इसकी शेयरिंग देखते हैं, इसके भी 8 पूरे हुए कि नहीं हुए, खुद देखो, हो गए जी बिल्कुल। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए जी। ये लो जी ऑक्सीजन के 8। नाउ यू कैन सी how the Lewis dot structures are made.
अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको बोर्ड लाइन फॉर्मूला जो है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर बोर्ड लाइन फॉर्मूला नहीं आएगा माय डियर, फिर आपको दिक्कत रहेगी रहेगी। तो बोर्ड लाइन फॉर्मूला की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको ये आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन को। हाइड्रोजन सल्फाइड बना के देखे सभी जल्दी से। ओके, H2S फटाफट बना देते हैं। H2S बनाओ जी, H2S बनाइए फटाफट। मैं तब तक इसको इरेज करता हूं। ट्राई करें सभी एक बार H2S बनाने की। H2S बनाइए। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस, सल्फर सेंटर में, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर। आप इसके 8 पूरे करने हैं और इसके 2 पूरे करने हैं। तो सबसे पहले तो जो सिंगल डॉट लगानी है ये रीजी, इधर भी लगा दीजिए ये रीजी, इधर हो गया जी, इधर हो गया। लो जी 8 हो गए पूरे। बिल्कुल हुए कि नहीं हुए? यही तो है, इसके 4 और 4 हमने पूरे करने, 8 हमने ये पूरे कर दिए जी इसके। डन है जी, इनके दोनों के डुप्लेट पूरे हो गए जी। डन है जी। लो जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% चांसेस हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के पेपर में आने के। ओके, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, तैयार कर लो जी। ठीक है, और तैयार कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, और अगर दिक्कत आ रही है तो वो इसलिए आ रही है कि बिकॉज आपने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के किया ही नहीं। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से करोगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली माय डियर। तो मेन मकसद मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही है कि आपके जो गलतियां हो रही है वो गलतियां कम से कम आए। तो इसको ध्यान रखना है और जल्दी से जल्दी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मैक्सिमम शेयर करें। और जिनको नीड है उनके पास ही भेजना, फालतू किसी के पास नहीं भेजना। बिकॉज 10th का बोर्ड का एग्जाम है, हर कोई बच्चे का एक ड्रीम होता है कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं। 2 ही सर्टिफिकेट आपकी पूरी जिंदगी कैरी करते हैं, एक 10th का और एक +2 का। और 10th वाले बच्चों के लिए तो देखिए जरूरी है, पहला प्री बोर्ड है, पहला बोर्ड है एग्जाम है। बिकॉज उसके बाद तो +2 में फिर से बोर्ड एग्जाम में अपीयर होंगे। बट ये चीज आपको एक कॉन्फिडेंस देके जाती है, एक अच्छा लेवल देके जाती है, तो वही चीज आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, बड़े ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए और समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जल्दी से पढ़िए और मुझे कमेंट करिए, देखते क्या क्या कमेंट कोई भेजता है, क्या समझ में आता है इस क्वेश्चन का। समझो जी जरा फटाफट। अब मुझे ये भी बताना कितने क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, जल्दी से। कमेंट आने शुरू हो गए। वेरी गुड, 3 क्वेश्चंस, वेरी गुड। 4 क्वेश्चंस, नहीं नहीं नहीं, 4 क्वेश्चंस तो है ही नहीं भाई। ओके साइड, ओके लो जी, देखिए जरा, जूम कर लो अच्छे से ताकि क्वेश्चन समझ में आए आपको। चलिए मैं रीड करता हूं आप सबके लिए, अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो मैं रीड करता हूं आप सबके लिए इस क्वेश्चन को। राइट द नेम, राइट द नेम एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ अ चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब ये जो वर्ड आया ना हाइड्रोकार्बन, इसके लिए एक चीज याद रखनी, हाइड्रोकार्बन आपके 2 हैं। एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। एक है सैचुरेटेड और दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन आया, एल्केन आया, वेरी गुड। और अनसैचुरेटेड में कौन आया, एल्कीन एंड अल्काइन। अगर ये बेसिक क्लियर नहीं है, देखिए सबको क्लियर होगा इस समय, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये आपको आना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, इन विच एन एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन कैन टेक प्लेस। तो एडिशन रिएक्शन किस में होती है, सबसे पहला सवाल।
इन विच एन एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन कैन टेक प्लेस। तो पहला क्वेश्चन है कि आपने आपने ये आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है, वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसमें एडिशन रिएक्शन होती है। और एडिशन भी किसका हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का। तो ये जी पहला सवाल आपका। बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, आई नो दैट, बिकॉज एडिशन रिएक्शन आपकी किस किस में होती है, वो एक ही में होती है, दैट इज कॉल्ड एल्कीन। और बच्चा यहां पे क्या लिख के आ जाता है, जो रोंग है एल्केन। बहुत सारी बुक्स भी गलत लिखती है जी, ये गलत, यहां पे गलती करते हैं, एल्केन आंसर नहीं आएगा, एल्कीन आएगा। अभी कैसे आएगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन तो यहां होती है, एल्केन में तो कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये ध्यान रखना। ये ब्लंडर मिस्टेक करके आते हैं बच्चे, ब्लंडर मिस्टेक करके आते हैं, तो प्लीज इस चीज को गलत होने मत दीजिए, क्योंकि ये आपको आती थी और आप यहाँ पे 100% स्कोर कर सकते थे, पर आपने क्या कर दिया, एक छोटी सी ब्लंडर मिस्टेक करके आपने पूरा आंसर ही गलत करवा दिया। तो इस चीज का ध्यान रखना है। आगे क्या कह रहा है, जरा पढ़ते हैं। अगर हम पढ़े आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन के बारे में बात। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे जो पूछ रहा है हमसे, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है माय डियर, स्टेटिंग द एसेंशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन के लिए क्या कंडीशंस जरूरी है, राइट द केमिकल इक्वेशन गिविंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ सच रिएक्शन। तो आपने कंप्लीट एक केमिकल रिएक्शन लिखनी है और आपने ये भी बताना है कि रिएक्टेंट क्या लिया आपने और प्रोडक्ट क्या बना आपके पास। जरा स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट के साथ। तो उसने क्या कहा, जनरल फॉर्मूला क्या है, तो हमें पता लग गया ये किसके बारे में बात कर रहा है, एल्कीन के बारे में कर रहा है। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, यस कमेंट करिए, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, गुड, CnH2n, ओके। और एल्केन का क्या होता है, एल्केन का क्या है, CnH2n+2। एल्कीन का अभी आपके सामने है, वो तो लिखा हुआ CnH2n, और अल्काइन का CnH2n-2, लाइक इंटीजर, +2 0 -2, ठीक है। तो CnH2n आ गया एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। ये क्या लिखा हमने, जनरल फॉर्मूला जो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इसी में एडिशन रिएक्शन के सेकंड एसेंशियल कंडीशंस क्या है, एसेंशियल कंडीशन पूछी है जी उसने। तो एसेंशियल कंडीशन क्या है, तो अगर हम एसेंशियल कंडीशंस की बात करते हैं तो एसेंशियल कंडीशन क्या आती है यहां पे, प्लेटिनम या फिर निकल यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। क्या यूज करेंगे, प्लेटिनम निकल यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, ये हमने यूज करना है। प्लेटिनम नहीं यूज करना, प्लेडियम यूज कर लो, मर्जी है तुम्हारी, प्लेडियम को भी यूज कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट, क्योंकि ये किस में ऐड करते हैं, कैटलिस्ट होता क्या है जरा उसको समझते हैं, कैटलिस्ट है क्या। या प्लेडियम भी ले सकते हो आप। कैटलिस्ट क्या है, विच स्पीड अप द रिएक्शन, विच स्पीड अप द रिएक्शन, नॉट पार्टिसिपेटिंग, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता पर रिएक्शन को क्या कर देता है, स्पीड अप कर सकता है। जैसे मैं कैटलिस्ट हूं, मैं आपके पेपर में अपीयर नहीं हो सकता, बट आपकी स्पीड को, आपकी गलतियों को क्या कर सकता हूं, ठीक कर सकता हूं। तो उसको ठीक करने का तरीका एक ही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो मिस्टेक्स होती है पेपर में वो आपको प्रैक्टिस करवा दूं। तो वही चीज यहां चल रही है। तो अब इसने थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, एसेंशियल कंडीशन हो गई, तो हमने क्या लिख रही है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कौन है, उसने कहा नाम भी लिखिए रिएक्टेंट का, इथीन है। कौन है, इथीन। इथीन में हमने क्या किया, निकल या फिर प्लेडियम एज ए कैटलिस्ट लिया, इसने क्या ऐड किया, हाइड्रोजन, और इसने हमें क्या बना के दे दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी हमें क्या बना के दे दिया, इथीन बना के दे दिया। तो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड टू यू ऑल, कि इस क्वेश्चन को देखे जिस बच्चे ने सही समझ लिया, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को सही समझ लिया तो वो काम कर जाएगा।
नहीं तो गलती होने के इसमें 100% चांसेस है कि बच्चा इसको गलत करके आएगा, जानबूझ के भी गलत करेगा, क्योंकि वो दिमाग उस समय पे चला ही नहीं, उसका माइंडसेट है ही नहीं है पेपर का। तो अगर माइंडसेट नहीं है पेपर का, बेटा गलती होगी ही होगी। तो प्लीज मेक इट श्योर कि आप ये सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे ढंग से नोट कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसको अच्छे से करके देखिए, वरना आप इन क्वेश्चन को भी गलत करके आ गए तो नंबर नहीं आएंगे। और नंबर देखिए बहुत जरूरी है, और नंबर तभी आएंगे जो हम अपनी जितनी भी गलतियां उससे ओवरकम हो जाए। तो प्लीज नोट इट डाउन, अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़िए और समझिए। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में है? विद द हेल्प ऑफ अ स्कीमेटिक फ्लो चार्ट शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ सेल टू प्रोवाइड एनर्जी। तो हमने यहाँ पे बात किसकी करनी है? फ्लो चार्ट की बात करनी है। और फ्लो चार्ट किसका बात करनी है? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की। और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। तो हमने रेस्पिरेशन का पाथवे की बात करनी है। तो रेस्पिरेशन होती क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है दो तरीके से ब्रेकडाउन होती है, इन द प्रेजेंस एंड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने इन दोनों के बारे में बात करनी है, इन द प्रेजेंस एंड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमसे सिर्फ फ्लो चार्ट पूछ रहा है, दो पूछ रहा है, इन द प्रेजेंस और इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने फ्लो चार्ट क्या बनाना है? हमने फ्लो चार्ट कुछ नहीं बनाना, शिव भगवान का त्रिशूल बनाना है। तो जय भोलेनाथ की। तो ये भगवान का त्रिशूल बनाना है आपने, और कुछ नहीं बनाना है यहाँ पे। तो त्रिशूल सबको आना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। त्रिशूल बनेगा कैसे, जरा उसको बनाते हैं। हमने सबसे पहले क्या लिया? ग्लूकोज लिया। ग्लूकोज हमारा फूड है। तो ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। 6 कार्बन कंपाउंड है। तो ग्लूकोज को इन साइटोप्लाज्म क्या हुआ, जरा हम इसको इरेज कर लेते हैं यहां से। तो त्रिशूल जो बनाना है हमने, वो प्रॉपरली हमें बनाना आना चाहिए। तो दोबारा फिर से बनाता हूं इसको जरा अच्छे से, क्लीन, नीट एंड क्लीन। तो त्रिशूल जो है आपको प्रॉपरली ड्रॉ करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है? ग्लूकोज लिया है। ग्लूकोज हमारा फूड है। तो ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। इन साइटोप्लाज्म, देखिए बेटा, इन साइटोप्लाज्म, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर हो क्या रहा है? ये किसमें टूट रहा है? पायरुवेट में। किसमें टूटा? पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट क्या है आपका? 3 कार्बन कंपाउंड है। कितना है? 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 6 कार्बन से 3 कार्बन कंपाउंड में टूटा। किसमें टूटा? पायरुवेट के अंदर टूटा। तो पायरुवेट में ये साथ में क्या देगा? एनर्जी देगा। देखिए आपको एमसीक्यू भी तो करना है, तो एमसीक्यू भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो कुछ अमाउंट एनर्जी हमें यहाँ देखने को मिलेगी। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम बात कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है? इस सेल के अंदर। किस में है? ईस्ट में। इस सेल में हो क्या रहा है? ये क्या रिलीज करेगा यहाँ पे? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। बड़ी ही लेस अमाउंट की एनर्जी रिलीज होगी, बहुत ही कम अमाउंट की यहाँ पे हमें एनर्जी रिलीज देखने को मिलेगा। इन मसल, अगर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं हम, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल, इन मसल सेल। देखिए जो बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते उनके साथ ये पंगा रहता है। जो बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? मसल सेल के अंदर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा, और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी यहाँ से मिलेगी, पर हमें फुल अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी। देखिए ये लैक्टिक एसिड बड़ा खतरनाक हो जाता है। गठिया बा बा ऐसे वर्ड यूज करते हैं हम लोकली लैंग्वेज में। बाई हो जाती है, तो बॉडी के अंदर जो बाई है वो आपको तंग करती है। बॉडी में यहाँ पेन हो रहा है सर, बाजू दर्द कर रही है सर, गर्दन में दर्द हो गया सर, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। और अगर हम यहाँ पे देखें, इथेनॉल हो गया, ये कितने कार्बन कंपाउंड है? 2 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है? 2 कार्बन कंपाउंड। और लैक्टिक एसिड कितना है? 3 कार्बन कंपाउंड। ये भी पता होना जरूरी है आपको। 2 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड। अगर सीबीएसई ने कहा, अगर सीबीएसई ने ये बात कह दी कितने नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे, तो वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान भी आपको रखना है। अब अगर बात करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? यानी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। ये दोनों क्या थी? एनरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों क्या थी? एनरोबिक रेस्पिरेशन। अब क्या हो रही है? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या हो रही है? एरोबिक रेस्पिरेशन।
तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या रिलीज हो रहा है, CO2 प्लस एनर्जी प्लस वाटर। तो यहां पे मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पे रिलीज होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। तो हमसे जो इसने पूछा था, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो फ्लो चार्ट हमने बनाना था, हमने ये फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाना है। ये एक कार्बन कंपाउंड है, वन कार्बन कंपाउंड। तो सिंपली हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, रनिंग नहीं करते हो, प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी रहेगी कि आपको दिक्कत आने वाली है, बिकॉज आपकी बॉडी में क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड मसल सेल के अंदर। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, यानी ये हो क्या रहा है, इसके प्रेजेंस भी आपको पता होनी चाहिए। ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसमें हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज होती है। अगर हम इसको नीट एंड क्लीन हम इसको देखें, अगर हम नीट एंड क्लीन इसको देखें यहाँ पे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट नजर नहीं आ रहा होगा, ऊपर ऊपर कर देते हैं इसको, एडीपी। तो एडीपी में टूटेगा तो एडीपी क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और जो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, एएमपी में, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इसमें टूट जाएगा। तो ये कहां हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। तो यहां पे मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और कहां स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखें, माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार का एक डायग्राम आपको देखने को मिलता है, लाइक अ बर्गर या हॉट डॉग कह दो, हॉट डॉग की तरह हमें दिखता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। यहाँ पे एनर्जी सारी की सारी स्टोर होती है, इसके अंदर एनर्जी इनमें स्टोर होती है। यही एनर्जी हमें मिलती है जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, बोलने के लिए, चलने के लिए, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, कोई भी हमें चाहिए। ये सारी की सारी एनर्जी हमें कहां से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ये प्लीज याद रखना। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। यू हैव टू मेंशन बोथ द थिंग्स, फर्स्ट एंड सेकंड का ये आंसर आपके पास आ जाएगा, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये अच्छे से नोट कर लो। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें एक एक वर्ड जो आपको बताया माय डियर, वो सारे के सारे या तो एमसीक्यू के फॉर्म में आए हैं आपके पास, या किसी ना किसी सब्जेक्टिव फॉर्म में आपके पास आए हैं। तो एक एक वर्ड आपके लिए कीमत रखता है, आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, छोटी छोटी बातें बोर्ड में आपके एमसीक्यू लेके आएगी। आपसे कोई ना कोई किसी ना किसी पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेरा मेन कहने का मतलब यह है कि इसको अच्छे से नोट करना है। ठीक है, कुछ कमेंट आए हैं, कमेंट देखते हैं क्या कमेंट आए हैं। ओके, समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ठीक है, जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो चलिए फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन आया, तो फिजिक्स का फिर से फिजिक्स आ गई। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है? इट इज द splitting of white light into its 7 constituent color, that is Vibgyor, is called dispersion of white light। और ये कब होता है? It occurs when white light passes through transparent medium like glass और प्रिज्म। ठीक है, कोजिस क्या है? ड्यू टू, इट इज कोज ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अगर हम देखें, जो लाइट है वो ट्रेवल करती है। अगर ये प्रिज्म है तो व्हाइट लाइट यहां से ट्रेवल करेगी, तो यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग है एयर का,
एज कंपेयर टू ग्लास यानी प्रिज्म से, तो यहाँ पे हमें 7 कलर यहाँ पे स्प्लिट आउट होने को दिखते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। कोज क्या है, ड्यू टू द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्रिएट होते हैं और एक स्पेक्ट्रम क्रिएट करते हैं दूसरी साइड में, एक साइड से दूसरी साइड में। अब बात हो रही है कि चलो इसकी बात हमने कर ली, अगर हम बात करें यहाँ पे देखें तो हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हम व्हाइट लाइट को देख रहे हैं, व्हाइट लाइट स्प्लिट हो रही है, स्पेक्ट्रम बन रहा है, तो विबग्योर हमें यहाँ को देखने को मिलता है, विबग्योर यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो विबग्योर में हमें क्या नजर आ रहा है यहाँ पे कि जो रेड लाइट है वो सबसे लीस्ट बैंड है, लीस्ट बैंड हो रही है, ठीक है। जो ऊपर की तरफ है, विबग्योर हमेशा उल्टा लिखा जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ। विबग्योर कई बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ले आते हैं, विबग्योर ऐसे लेके आते हैं, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपने विबग्योर इस प्रकार लेना नहीं है, विबग्योर कैसे लेना, नीचे से ऊपर की तरफ, ये VIBGYOR ऐसे लेना, नीचे से ऊपर की तरफ उल्टा चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे लीस्ट बैंड है और ये क्या है, मोस्ट बैंड हो रही है, और जो सबसे लीस्ट बैंड होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ मोस्ट है इसकी, सबसे ज्यादा। अब ये जो वेवलेंथ इसकी ज्यादा होने के कारण यहाँ पे ये कैसे यूज की जाती है, रेड सिग्नल्स में यूज होती है, ट्रैफिक सिग्नल में यूज की जाती है, क्योंकि दूर से नजर आती है रेड लाइट, दूर से रेड लाइट नजर आती है, दैट्स व्हाई रेड लाइट को यूज किया जाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं इन ए ट्रैफिक सिग्नल। तो दिस इज अवर क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको फटाफट नोट कर लेना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी रजिस्टर्स ऑफ हाउ मेनी रजिस्टर ऑफ 88 ohm are connected in parallel to carry 10 ampere current on a 220 volt line? Very important question of this year। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं इस चीज को, पर यहां पे एक बात बता दूं आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको फाइनल में देखने को मिलेंगे फीस के। अब अगर आप सोच रहे बड़े सिंपल न्यूमेरिकल सीरीज पैरेलल के आ जाएंगे, तो ये भी पैरेलल का ही न्यूमेरिकल है भाई, आपसे जो पूछ रहा है, हाउ मेनी रजिस्टर ऑफ 88 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में तो पूछ रहा है आपसे कितने कनेक्ट होंगे, तो ट्राई करिए जरा, फॉर्मूला आता तो बता दो, नहीं आता होगा तो सबसे पहले तो हमने क्या मानना है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मानना है। लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टेंट आर, लेट द नंबर ऑफ रजिस्टर आर एन, हमने एन मान लिए, अगर एन मान लिए यहां पे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/RP इक्वल टू एन बाय 88, ठीक है जी। तो आरपी क्या आ गया मेरे पास, आरपी इक्वल टू 88/n, ये मेरे पास वैल्यू आ गई, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास बन गई है। अब मैंने क्या करना है, अप्लाई ओम्स लॉ, अप्लाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, इसको P ले लो, IRP, VIR, वीर, वीर ओम्स लॉ के बारे में है। तो यहां पे हमने निकालना क्या है, हमने निकालना N, तो RP इक्वल टू मैं V/I कर दूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो RP की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, 88/n, इस वैल्यू को हम यहां पे पुट कर लेंगे, 88/n इक्वल टू V कितना दे रखा है, 220, तो V है मेरे पास 220 डिवाइडेड बाय I कितना दे रखा है, दिस इज द I, करंट, करंट है मेरे पास 10 एम्पियर, जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, तो मेरे पास क्या आ गया, N इक्वल टू 88/22, इस 22 को मैं यहां नीचे ले आऊंगा, तो 22 कट गया, तो N की वैल्यू कितनी आ गई, N इक्वल टू आ गया मेरे पास 4। ओके, नाउ विजिबल है, तो नंबर ऑफ रजिस्टर मेरे पास क्या आ गए हैं, 4 आ गए यहां पे। तो दिस इज द वे यू हैव टू डू। अब कई बच्चों को अगर समझ में नहीं आया, मैं दोबारा फिर से समझा देता हूं इसको, तो दोबारा पूछे सर फिर से समझा दीजिए, तो मैं समझा देता हूं। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर्स निकाल रहे हैं, कुछ कमेंट आए सर समझ में नहीं आया, दोबारा फिर से, तो कुछ नहीं कर रहे बेटा, यहाँ पे हाउ मेनी रजिस्टर ऑफ 88 ओम, तो आपसे रजिस्टर पूछेंगे 88 ओम के, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट ये हुए, कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स है आपके पास, लेट द नंबर ऑफ रजिस्टर, लेट दी, हमने मान लिया नंबर ऑफ रजिस्टर कितना, x मान लो, y मान लो, आपकी मर्जी है, रजिस्टर इक्वल टू n,
ठीक है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या आता है, 1/rp इक्वल, ठीक है, 88 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, n आ गया, है ना, गलत कर रहा हूं, तो यहां पे क्या आएगा, n डिवाइडेड बाय 88, क्या आ गया, n डिवाइडेड बाय 88, ये आ गया। अब आरपी कितने के इक्वल आ गया, आरपी इक्वल क्या आ गया, 88 डिवाइडेड बाय n के बराबर आ गया। अब यहां पे हम ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है v इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो आर ये रहा, इसको आरपी मान लेते हैं, तो आरपी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई, मेरे पास v गिवन है ये रहा, आई गिवन है ये रहा, तो इन दोनों वैल्यू को मैं यहां ले आऊंगा, तो मेरे पास क्या आ गया, 88 डिवाइडेड बाई n, ये आरपी की वैल्यू यूज कर ली, यहां पे आरपी की वैल्यू आ गई, इक्वल टू v कितना आया, v है 220 डिवाइडेड बाय n कितना आया, n आ गया मेरे, सॉरी n कह रहा हूं, i कितना आया 10, तो जीरो से जीरो कट गई, तो यहां से कटने के बाद इस 22 को मैं नीचे ले आता हूं, n को मैं ऊपर ले जाता हूं, तो n इक्वल टू क्या आ गया, 88 डिवाइडेड बाय 22, तो ये कट गया, तो मेरे पास कितना आ गया 4, तो n कितना आया 4 आ गया मेरे पास। So this is the way you have to solve this numerical number of resistors of 88 ohm connected in parallel are 4। तो चार मुझे रजिस्टर चाहिए, ठीक है, तो चार रजिस्टर मेरे पास निकल के आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ रजिस्टर कितने आए, 4 मेरे पास आ गए। तो इसको अच्छे से टैली कर लीजिए, आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे ढंग से आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, सारी चीजें आपने नोट अच्छे से कर ली होगी, तो बहुत अच्छे ढंग से ये सारी चीजें करनी है और प्लान करना है अपने आप को कि फाइनल के लिए कैसे तैयार करोगे। मैं बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन करा रहा हूं, हर पार्ट को खत्म करता हूं, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में। टोटल हमने 80 क्वेश्चंस करने हैं 80 नंबर के लिए, और अभी तक जितने हमने क्वेश्चन कर रहे हैं इनको बार बार देखिए, डिस्कस करिए, प्रैक्टिस करिए। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को, और फुली वॉच करना एक एक चीज को जो आपको समझाया गया है, क्वेश्चंस को बार बार रीड करना, स्टेटमेंट जब रीड करोगे माय डियर, तभी जाके आपको एक एक बात समझ में आएगी। अगर आप कोई भी चीज को मिस करोगे, वहां पे आपको दिक्कत आने वाली है, और दिक्कत तभी बनती है जब हम सीरियसली किसी भी चीज की तैयारी नहीं करते। 100% हार्ड के साथ आपने इस वीडियो को देखना है, दिल और दिमाग एक ही जगह पे फोकस होना चाहिए। अगर वो फोकस आपका सही बन जाता है, तो मैं कहता हूं जो टारगेट आपने रखा है वो टारगेट आपको जरूर मिलेगा। 80 आउट ऑफ 80 का जो सफर है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इस पार्ट के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और पार्ट नंबर 3 में करेंगे अबव एवरेज क्वेश्चंस कैसे टैकल किए जाते हैं, जहां हम बात करेंगे हेरिडिटी क्वेश्चंस की, और बात करेंगे कुछ क्वेश्चन जो आपके केमिस्ट्री में जो आपको प्रॉब्लम देते हैं, और फिजिक्स जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी कर लिया, लाइट चैप्टर के कर लिए, तो इस प्रकार हम देखेंगे किस प्रकार हम मैग्नेटिक इफेक्ट के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3 में। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट।